हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन एस मैगजीन में अक्टूबर मंथ से करंट अफेयर्स को शुरू किए हुए हैं और आज की क्लास 9 बजे अपलोड होनी थी, पर थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि सुबह मैं कहीं बिजी था। तो मैंने आज क्लास सोचा शाम को ही जरूर लूँगा, पर गैप नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस जो सेक्शन है इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ आपको। आर्टिकल 6 हमने कंप्लीट कर दिया था, 6 आर्टिकल्स। अब मैं 7वां आर्टिकल्स और न्यूज इन शॉर्ट्स को पढ़ा करके आज ही आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करा दूंगा पूरा। और जो अब कंटेंट को शुरू करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसके क्या चीज़ें हैं, इसमें डिटेल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सुर्खियों में क्यों रहा, हाल की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार ये बताया गया कि राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम FRA, ठीक है, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो वन भूमि संबंधी 40% दावों को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, ये इसी के बारे में ये न्यूज़ में रहा और जो है इस पर बहुत सारी चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी, इसलिए ये आर्टिकल आपका कवर हुआ है। तो वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है उसके बारे में बताते हैं। यह अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो था कानूनों में वनों के साथ क्या था, अनुसूचित जनजातियों के पारस्परिक संबंध और वनों पर उसकी निर्भरता को क्या थी, कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है, ठीक है। इसके मतलब इसके लागू होने से पहले फिर जब फॉरेस्ट जो आया, जो वन अधिकार अधिनियम आया, ठीक है, इसकी धारा 3(1)(a) में वन में निवास करने वाले जो भी जनजाति समुदाय थे, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्रैवलर कम्युनिटीज जो थी, वनों में जो भी आश्रित थे वहाँ पे जो जनजाति समुदाय थे और अन्य परंपरागत वनवासियों थी, उनको निवास के लिए या जीविका के लिए या स्वयं की खेती करने हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का जो अधिकार है ये एक्ट देता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट जो वन अधिकार अधिनियम है, ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, इसमें इसकी धारा 3 के तहत क्या है, 3 प्रकार के अधिकारों को इसमें बात की गई है। इसमें 3 प्रकार के अधिकार है, ठीक है। इसके तहत जो अधिकारों के प्रकार है वो है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, मतलब इसके क्या है कि व्यक्तिगत वन अधिकार। इसके अंतर्गत जो होता है व्यक्तिगत या साझा रूप में वन भूमि पर जो भी निवास करने या जीविका हेतु स्वयं खेती करने का अधिकार होगा, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में क्या होगा, यह वन निवासी समुदायों की जो भी सभी प्रथागत और परंपरागत, यानी जो भी प्रथाएं चली आ रही हैं, परंपरागत रूप से चली आ रही हैं जो भी चीज़ें हैं, उसमें भूमि उपयोग के अधिकारों को पुनर्बहाल करने का यह प्रावधान करता है, ठीक। अब ये इसमें ध्यान देने वाली बात जो यह है कि इस अधिकार का प्रयोग क्या है, गांव की परंपरागत या प्रथागत सीमाओं के भीतर ही होगा, भले ही जो वनों का स्वामित्व, वर्गीकरण और आकार कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी वन का हो जो उसका स्वामित्व या प्रबंधन या उसे किसी प्रकार की जो मान्यता मिली हो, पर उसका जो कम्युनिटी जो राइट है वो उसको बहाल किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स, इसमें क्या है, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार। इसके तहत क्या होगा, गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किए जाने वाले जो लघु वनोपज हैं, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पर UPSC PYQ पूछा हुआ है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे आप सर्च करिएगा, जरूर आपको मिलेगा। इसीलिए PYQs को देखते रहिए, आप जहाँ चीज़ें देखेंगे वहाँ आप पकड़ लेंगे, यहाँ से सवाल बना है, ठीक है, तो वो जानते हैं। तो क्या है कि दिया है कि इसके तहत गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से जो भी संग्रह किए जाने वाले जो लघु वनोपज होंगे उसके स्वामित्व, संग्रह करने के लिए उसका पहुँच, उनका उपयोग, निपटान का अधिकार इसको दिया गया है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद है कि इस अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम के तहत इसकी जो कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, राज्य सरकारों के पास है, या जो यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके प्रशासन की होती है, ठीक है। इसमें ग्राम सभा की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ग्राम सभा को जो है व्यक्तिगत या सामुदायिक जो वन अधिकार है अथवा दोनों की जो प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का जो अधिकार है उसको प्राप्त है, ठीक। लैंड टाइटल्स, मैंने कि टाइटल्स क्या है कि स्वामित्व, भूमि पर जो मालिकाना हक है, यह अधिनियम क्या है, भूमि पर किसी भी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के अधिकारों क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। हालांकि जो भी भूमि पर दावा होगा वो 4 हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा, ठीक है। फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है इसके तहत क्या है कि भूमि पर मालिकाना हक जो क्या है, एक कानूनी अधिकार है। अब आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए क्या बात है
कि ये न्यूज में रहा। तो यूपीएससी आपको कहाँ टारगेट करेगा? यूपीएससी आपको टारगेट करेगा यहाँ पर। जो इसके तहत जो भी भूमि पर मालिकाना हक है वो क्या है? कानूनी अधिकार है, न कि इसका मौलिक अधिकार है, और न ही जो है एक मतलब ऐसा कोई अधिकार हो, मतलब होगा ही नहीं, जैसे या पारंपरिक अधिकार। यहाँ यूपीएससी क्या करेगा? यहाँ पारंपरिक अधिकार लिख देगा या फिर यहाँ मौलिक लिख देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। यूपीएससी जहाँ फोकस करेगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ फोकस करेगा वो, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो भी प्रदत्त भूमि अधिकार वंशानुगत जो होते हैं, ये वंशानुगत हैं, ठीक है। अब ये भी एक चीज़ है कि एकदम ध्यान देना इस बात को कि इस अधिनियम के तहत जो है भूमि अधिकार क्या है? वंशानुगत है, मतलब जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हालांकि इन अधिकारों का जो है न तो हस्तांतरण किया जा सकता है और न ही स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी दोनों लाइन को आप टारगेट करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्यों करेगा? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, उसके पैटर्न को समझिएगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें कैसे कैसी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब आर्टिकल पढ़ते हैं आप, तो उसमें प्रीलिम्स में ये चीज़ फोकस एरिया है, इसको प्रीलिम्स स्पेशल आप टिक मार लीजिएगा वहीं पे नोट्स में। ऐसे जब आप जैसे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं विजन एस के मैगजीन की वेबसाइट से, ठीक है, वेबसाइट से आप मैगजीन डाउनलोड करिए और वहाँ लिख लीजिए प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे तो आपको ये एकदम कन्फर्म है कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। यही सब चीज़ें पीटी 365 जब आता है ना, 365, तो लास्ट समय आप एकदम पगला जाते हैं। क्यों पगलाते हैं? क्योंकि बहुत सारा चीज़ें पढ़ना होता है, उसी में पीटी 365 इतना सारा लद जाता है कि फिर आप सच बता रहे हैं, रियलिटी ये है कि 100 में से लगभग 80% लोग पीटी 365 को अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्या क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि इतना ज़्यादा होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारा सिलेबस को कवर करना है, उसमें ये नहीं हो पाता। इसीलिए मैगजीन को मैं हिंदी में प्रॉपर एकदम आपको डेली क्लासेस मात्र 30 मिनट की क्लासेस चलती हैं और हम लोग 20 दिन में कवर कर लेते हैं पूरी मैगजीन को। तो मैगजीन अगर आप पढ़े रहेंगे तो पीटी या मेंस ये सब 365 सब इसी में से निकल के आता है, और यही मैगजीन को आप पढ़ते रहेंगे, साल भर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग अब वीडियोस पढ़े हुए हैं, आपको एग्जाम से पहले कुछ नहीं करना है, बस इसको प्ले कर लीजिएगा, एकदम ईयरफोन लगाइएगा, 1.5x पे लगाइए और उसको सुन सुन के एकदम सब रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्थानीय विकास के लिए क्या है? वन भूमि के उपयोग का अधिकारी कह देता है। यह अधिकार जो है स्कूल, औषधालयों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि की स्थापना के लिए ये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अधिनियम में की गई हैं। अब आता है कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का महत्व क्या है? अब ये चीज़ अब यहाँ पढ़ना, इस इतना जानने के बाद अब यहाँ आना है, ठीक है। यही होता है कि मैं जब आपको करा रहा हूँ तो उसको एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ। अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो फिर उसको समझ नहीं पाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ये है कि एफआरए का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये भी जो एफएसडीटी और टीएफडीटी क्या है, इसके भूमि संबंधी दावों को कानूनी अधिकार मिला हुआ है। मतलब जो है कि जो वहाँ के अधिकार हैं, जो कि फॉरेस्ट जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि इसमें एफडीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होगा? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, जो यहाँ पे पढ़ेंगे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और अन्य परंपरागत वनासी जो ओटीएफडीएस है, यानी अन्य परंपरागत वनवासी, जैसे कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो भूमि के दावों को क्या है? कानूनी अधिकार मिला हुआ है। जो भी विस्थापित समुदाय उसके अधिकारों को यह मान्यता दी हुई है, ठीक है। विस्थापित जो भी समुदाय हैं, सामुदायिक अधिकारों या साझा संपत्ति संबंधी संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता दी गई है। जरूरत पड़ने पर विकासात्मक गतिविधियों को अस्वीकृत करने का अधिकार भी मिला हुआ है। जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित जो भी बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान है उसके अधिकारों को यहाँ पे मान्यता भी मिली हुई है, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात आते हैं कि त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया है। ग्राम सभा क्या है? वन अधिकार से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करने, उसे सत्यापित करके पूरी प्रक्रिया शुरू करने वाला क्या है? एक प्राइमरी अथॉरिटी है, प्राथमिक अधिकरण है, यहीं से शुरुआत होगी। ग्राम सभा को बहुत पावर है यहाँ पे। और ग्राम सभा आपके मतलब इस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, मतलब इसे ग्राम सभा पे और इन चीज़ों पे, तो मैं आपको उसको सेंड करूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। मैं भूल जाता हूँ, एक बार मैं आपको एकदम अच्छी आज रात में एकदम वीडियो पढ़ते ही तुरंत आपको मैं वो आर्टिकल शेयर करूँगा। और मैंने आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर IAS-PCS, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बहुत सारा मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा जो न्यूज़ आ रहा है उसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो मैं आपको नोट्स बना करके दे रहा हूँ। प्रॉपर डेली कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है प्रीलिम्स के लिए, वो पढ़ते रहिए आप, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करके रखे रहिए। ग्राम सभा के निर्णय से असहमत व्यक्ति क्या है? वह अनुमंडल स्तरीय समिति है, SLDC, जिसके समक्ष अपील दायर करेगा। अब उससे भी असहमत व्यक्ति होगा, वो जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील दायर करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स पर DLC का जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय जो कमेटी, उसका निर्णय क्या
होगा, अंतिम होगा और क्या होगा, बाध्यकारी होगा। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में डीएलसी का जो निर्णय होगा, जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होगी उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। यूपीएससी यहाँ फोकस करेगा, ठीक है, यहाँ फोकस करेगा, ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल एरियाज, इसमें क्या है, इस अधिनियम में प्रयोग किए गए जो शेड्यूल एरियाज उससे क्या है, संविधान के अनुच्छेद 244 में भी जो उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्र है उसी से संबंधित ये शेड्यूल एरिया इस अधिनियम में है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रावधान राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में भी जो है ये लागू होते हैं। एफआरए से संबंधित चिंताएं क्या हैं, तो एफआरए से संबंधित बहुत सारी चिंताएं हैं, ठीक है, और बहुत सारी चिंताएं हैं, उसके संबंध में बातें हम करेंगे और उसके बाद हम चिंताएं से उसका समाधान समझेंगे और ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो साक्ष्य हेतु दस्तावेज क्या है कि वन व्यक्तिगत जो वन अधिकार है उसके संबंधित कई दावे इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदकों ने भूमि के उपयोग से संबंधित जो पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उसको प्रस्तुत नहीं किया था। एफआरए की धारा 2C के अनुसार क्या है, वन में निवास करने वाले जो भी जनजाति समुदाय उसके रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए क्या है, उस क्षेत्र का जनजाति क्षेत्र को उसी क्षेत्र का होना चाहिए, ठीक। 13/12/2005 से पहले मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास करता है, इस पर बात होनी चाहिए। और यह अधिकांश आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन या भूमि पर निर्भर हो, इस बात की यहाँ पे जो है साक्ष्य लोग नहीं दे पाते हैं। यहाँ साक्ष्य देते हैं तो बहुत सारा क्या होता है कि वहाँ पे प्रक्रिया जो स्ट्रक्चरल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, जिला स्तर पे, प्रशासन पे बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। दावे किए गए जो भी रकबे होते हैं और आवंटित रकबों में बेमेल होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कि आप रकबा मत जानते हैं आप क्या, रकबा वो होता है जैसे कि जो आपका भूमि का एरिया हो गया उसी को रकबा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि उदाहरण के लिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार क्या है कि नर्मदा जिले में गुजरात में लगभग क्या 70% के जो आवेदक थे उन्होंने बताया कि उनके IFR जो व्यक्तिगत दावा था उसके दावे की तुलना में कम रकबे आवंटित किए। मतलब जो है रिपोर्ट में बता दिया कि 70 एकड़ हमने जमीन आवंटित की पर वो वास्तविक रूप से 50 होगी या 40 होगी। तो ये रकबा जो है यानी कि एरिया जो है उसको है मैच नहीं करता, ठीक है। जागरूकता की कमी है, ग्राम सभा FSDT या OTF-DT के दावों के सत्यापन का आरंभिक चरण है, हालांकि क्या उसके पास इन दावों के निपटान के तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी होती है, ठीक है। सितंबर 2021 और मई 2023 के बीच में जम्मू कश्मीर में FRA के क्रियान्वयन के विश्लेषण से पता चला कि 92.57% से अधिक खारिज किए गए जो दावे हैं ग्राम स्तर पर अस्वीकृत किए गए थे। जो स्थानीय लोग होते हैं क्या निरक्षर होते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, इसी कारण क्या है उनके समेत दावा दायर करने संबंधी FSDT और OTF-DT के जो दावा होते हैं उसको दायर करने के बारे में उचित प्रक्रिया और जानकारी का अभाव होता है और वो इस बारे में वो पिछड़े हो जाते हैं, ठीक है। अधिनियम से संबंधित बहुत सारी चिंताएं हैं। वन भूमि का अतिक्रमण यानी 13 दिसंबर 2005 की जो कट ऑफ तिथि थी उसके बाद अतिक्रमण को नियमित करने और अपात्र व्यक्तियों को दावों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा का दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि आवेदन खारिज हो जाएगा तो आवेदक आगे अपील करेगा। अब ये मामला जो है वर्षों तक चलता रहता है और वन भूमि पर जो अतिक्रमण है वो कई वर्षों तक बना रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अतिक्रमण कर लिया, फिर वो ग्राम सभा के पास जाएगी, ग्राम सभा ने खारिज कर दिया तो फिर जो व्यक्ति होगा फिर वो अपना कमिटी ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद वो जिला लेवल पे जाएगा। तो सारा इस सब चीज़ें जो है ये प्रशासनिक तौर पे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार तो काफ़ी है और साथ साथ क्या है कि कई वर्षों तक चलता रहता। तो जो अतिक्रमण है ना वो कभी हटता नहीं है। FRA उल्लंघनों का जो प्रावधान उसका उल्लंघन होता है। ज्वाइंट जो वन प्रबंधन होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट समितियों का या उसके जो पंचायत संस्थान है उसके स्थान पर अव्यवस्थित तरीके से भूमि पर मालिकाना हक जारी करते हैं, ठीक है। समन्वय की कमी होती है। SLDC और DLC और अन्य जो राज्य स्तर निगरानी समिति होती है उसमें राज्य सरकार के जो राजस्व वन और जनजाति कार्य के अधिकारी होते हैं शामिल होते हैं, परंतु उन सभी के बीच में समन्वय की कमी देखी जाती है। वन्य जीवों और वन जीवों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जब कई मामलों में जब वन वृक्ष काट दिए जाते हैं तब फिर FRA के तहत स्वामित्व का अधिकार पेश होता है, हालांकि वो वृक्ष तो कट चुके होते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि राज्यों को निर्देश जारी करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति तो है ही, बिल्कुल शक्ति है, ठीक। अन्य राज्यों के उदाहरणों से सीखना चाहिए। जैसे उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की जंगल जामी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप कहाँ लिखेंगे, केस स्टडी के रूप में। अगर आपको आ गया सवाल ये तो केस स्टडी के रूप में इसको लिखना है। उड़ीसा सरकार की जंगल जामी योजना है, इसमें लाभार्थियों को भूमि का स्वामित्व दिलाने और वन संसाधनों तक पहुंच को सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई। तो इस योजना को आप अन्य जगह भी इस तरह की योजनाएं बना करके अन्य राज्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। ये एक आपको केस स्टडी के रूप में लिख लेना है, ठीक है। जागरूकता बढ़ाना है। वन जो ग्राम सभाएं हैं, वन अधिकार समितियां हैं, उसकी आवेदकों और दावेदारों के बीच में नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा का क्षमता निर्माण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, वन भूमि के दावों को स्वीकार करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण, इसलिए जो है प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम सभा की क्षमताओं में सुधार करने की बात करनी चाहिए। वन भूमि संबंधी दावों के समय में महिलाओं को शामिल करना चाहिए जो भी निर्णय होगा। इससे सिविल सोसाइटी की भूमिका भी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से जो है पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसमें एक
फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, इसको हम लोग बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको छोड़ा हुआ था कि डोंगरिया कोद आदिवासियों ने 2013 में एफआरए का उपयोग करके उड़ीसा के नियामगिरी के वनों में अपनी पवित्र भूमि की रक्षा की थी और वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना को अस्वीकृत कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात है। और इससे पहले उड़ीसा माइनिंग बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी भी क्षेत्र को ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजना के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा, ठीक है। इस बात को आपको भी जानते रहना है। अब ये आर्टिकल हो गया कंप्लीट। और अब विजन आईएएस के बारे में, विजन जातियों के बारे में और भी पढ़ना है, क्यूआर कोड स्कैन करिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूज एंड शॉर्ट्स को, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें न्यूज एंड शॉर्ट्स को ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है और ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं कि यूएपीए के बारे में आप जानते ही होंगे कि अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द यूएपीए 1967 का एक्ट है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए 1967 के तहत क्या है, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को क्या किया है, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। किसने? गृह मंत्रालय ने घोषित किया है। यूएपीए के तहत इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन को घोषित कर दिया गया है। यूएपीए 1967 क्या है, व्यक्तियों और संगठनों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था और साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है, इसलिए इसको निलंबित किया दिया गया। इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है कि इसके तहत जो भी अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। जो भी यूएपीए के तहत जो भी प्रावधान है वो क्या अपराध क्या है, वो संज्ञेय यानी कि कॉन्जिनेबल होते हैं, यानी बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार होने के लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दंड क्या है, इसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। गैर कानूनी संगठन की बात की तो किसी भी संगठन को यहाँ पे इस अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। केंद्र सरकार विशेष आधारों को स्पष्ट करके इसको घोषित कर सकती है। इसकी अधिसूचना ऑफिशियली जो गजट है उसमें जारी की जाती है। अधिकरण की जो अधिकार सीमा है वो क्या है, किसी भी संगठन की गैर कानूनी घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इसको अधिकरण को रेफर करना चाहिए। अधिकरण में केवल एक सदस्य यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। केंद्र सरकार को अन्य कार्य शक्तियां इस कानून के तहत मिली हुई हैं कि किसी भी गैर कानूनी संगठन द्वारा उसके धन के उपयोग पर रोक लगाना और किसी भी एसोसिएशन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करना। आतंकवादी कृत्य में इसमें परिभाषा क्या दी है कि इसमें इस जो एक्ट है उसमें क्या बात की गई है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना अथवा भारत में या किसी भी विदेश में आतंकवादी हमला करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य होगा तो उसको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। आतंकवाद से प्राप्त आय को यहाँ पर जब्त करना ऐसी जांच अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी के पूर्व की अनुमति से किया जा सकता है। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर विधि आयोग ने अपनी 282वीं रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का क्या शीर्षक है कि ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन करना है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में क्या है, किसी भी संज्ञेय अपराध घटित होने पे जो एफआईआर है उसकी दर्ज करने की प्रक्रिया का बात की गई है। तो रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई कि ई एफआईआर को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। ऐसे सभी संज्ञेय मामलों में ई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए जहां पे आरोपी के बारे में पता नहीं है, आरोपी के बारे में पता है, उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। राज्यों के पास क्या है, अपराधों की सूची का विस्तार होने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसी बात वहां पे की गई है। पक्षकारों के निजता के अधिकार की भी सुरक्षा की जानी चाहिए। मुखबिर या शिकायतकर्ता का सत्यापन करना चाहिए और उसे झूठी सूचना देने वाला जो व्यक्ति होगा उसको सजा दी जानी चाहिए। सभी गैर संज्ञेय अपराधों के मामले में ई शिकायत दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है। क्षमता निर्माण देना चाहिए। ई एफआईआर का महत्व क्या होता है कि नागरिक किसी भी अपराध की प्राथमिकी आसानी से और कुशलता से दर्ज करा पाएगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर कार्रवाई को समय समय पर ऑनलाइन देख लेगा। इससे लोगों को पुलिस स्टेशन में आने में मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ठीक है। तो ये अभी बात यहाँ पे सिफारिश में की गई है। अब आते हैं हम लोग सेंटर क्लेम आधार एज ए मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी इन द वर्ल्ड। ठीक है। सरकार ने बोला है कि केंद्र सरकार ने कि आधार जो है विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। जो एक निवेशक सेवा एजेंसी जो है उसके दावों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया कि आधार क्या है, एक फुल प्रूफ डिजिटल आईडी है। फुल प्रूफ का मतलब है कि डिजिटल आईडी की धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। यह क्या होती है, आधार 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है जिसे UIDAI जारी करती है। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत जो भी डेटा एकत्रित होता है UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी यानी कि CIDR में सुरक्षित रहता है। UIDAI इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है। आधार की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो क्या है, तो इसमें बायोमेट्रिक का दोहराव नहीं होगा, यानी एक जानकारी पे कई सारे आधार कार्ड जारी नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या है, आपके अंगूठे का निशान,
आपके जो आइरिस यानी आंख का निशान, आंख का जो पहचान होती है उसको उसको स्कैन करते हैं। फिर आपके जो है बहुत सारे डिटेल, व्यक्तिगत डिटेल, सब सारा डेटा जो होता है वो एक जगह स्टोर होता है, 5 उंगलियों का आपका जो है डेटा वहाँ पे रहता है। तो वो फिर दोबारा आधार कार्ड एक ही जानकारी पे वो नहीं बन सकता। यादृच्छिक मतलब इस संख्या जो होती है यादृच्छिक संख्या, यानी इसके तहत जो भी जारी करने वाली जो संख्या होती है वो एक मतलब पता नहीं वो वैसी होती है जिसमें कोई जाति धर्म या अन्य चीज का विवरण नहीं होगा, एकदम वो यूनिक नंबर होगा। ठीक है। और संरचना ये क्या आती है, खुली और विस्तार योग्य प्रणाली पर आधारित होता है। इसमें क्या है, मतलब एक वर्तमान प्रमाणीकरण प्रणाली एक दिन में 100 मिलियन प्रमाणीकरण निष्पादित करने में ये सक्षम है। आधार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो यूआईडीआई ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा तंत्र की शुरुआत की है। संसद ने मजबूत प्रावधानों के माध्यम से आधार प्रणाली को शासित करने वाले कानूनों में निजता संबंधी सख्त उपाय किए हैं। आधार अधिनियम 2016 की धारा 32(3) यूआईडीआई को किसी भी प्रमाणीकरण के उद्देश्य के संबंध में किसी भी जानकारी को नियंत्रित करने और एकत्र करने और सुरक्षित करने से रोकती है। आधार प्रमाणीकरण प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता संबंधी मानकों द्वारा प्रमाणित है। इसे सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट आईएसओ वाले मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आधार का प्रमुख उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप जानते हैं डीबीटी के लिए आधार का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। आधार सक्षम भुगतान पेमेंट के लिए भी करते हैं। जैम यानी कि जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी में यूज होता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में योजना में यूज हो रहा है। पीएम किसान निधि में यूज हो रहा है। कोविन पोर्टल के लिए आधार यूज हुआ। चेहरा प्रमाणीकरण के लिए यूज हुआ। बैंक वेरिफिकेशन के लिए हुआ। आप स्टूडेंट का अगर कहीं यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारा जो है वो डिजी लॉकर है, वहाँ पे भी आधार यूज हो रहा है। तो आधार का तो बहुत सारा यूज है, आप जानते ही होंगे। केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, तो ये क्या है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1954 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। यह संशोधन केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 के उन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यात्मक तंत्र फंक्शनल सिस्टम प्रदान करता है, जिसमें कुछ कृत्यों को क्या है गैर आपराधिक घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि वर्ष 1995 के केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम को अधिक व्यवसाय को अनुकूल बनाना है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना है। इस अधिनियम की धाराओं में फिर से समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद जन विश्वास अधिनियम 2023 द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह मौद्रिक दंड और परामर्श और चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं। और सरना संहिता अब यहाँ पे आ रहा है। सरना संहिता झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक संहिता को मान्यता देने की बात की गई है। अब आप आते हैं ना, बहुत यूनिक चीज़ है सरना संहिता। ये क्या है कि जो सरना होते हैं ना, सरना के जो अनुयायी होते हैं वो प्रकृति की पूजक होते हैं, यानी प्रकृति को काफ़ी अधिक मानते हैं और प्रकृति की ही पूजा करते हैं। स्वयं को हिंदू भी नहीं मानते। ये अपनी जो अलग एक धार्मिक पहचान है उसकी मान्यता के लिए कई सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से वो। ठीक है, जो अब तक जनगणना सर्वेक्षण में क्या कि धर्म के कॉलम में अन्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं, मतलब उसमें न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न वो जैन न कुछ ना, उनको अन्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं सरना को। ठीक है, वो ये प्रकृति को पूजा करते हैं और ये किसी भी मतलब अपने लिए एक अलग धर्म की बात करने की ये बात करते हैं और ये हिंदू नहीं मानते हैं अपने आप को। ठीक है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और न ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं, न ही स्वर्ग नरक की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। सरना के जो पंथ के अनुयायी होते हैं, सरना आस्था के जो पवित्र प्रतीक क्या है, जल जंगल और जमीन, वो वही जो आदिवासियों का। ठीक है, इनके अनुयायी क्या होते हैं, वृक्षों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। तो झारखंड सरकार इनको जो है मान्यता देने पर विचार कर रही है। तो ध्यान देना कि सरना संहिता क्या है। ठीक है, ये एक क्या है धार्मिक संहिता जो है सरना धार्मिक संहिता को झारखंड सरकार आदिवासियों के लिए जो है ये करने की बात कर रही है। वो स्वयं को हिंदू भी नहीं मानते। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। इसको आप जानते रहेंगे तो फिर अब एग्जाम में आ गया तो अचानक से आपको कंफ्यूज मतलब एकदम चौंक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बराबर न्यूज़ में रही हैं और आप पढ़े रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस खत्म हो गया। और हम लोग अब कल सुबह वाली जो क्लास होगी उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में इजराइल हमास जो युद्ध हुआ, अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हैं और उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे युद्ध हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद के जो वर्ल्ड व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो कैसे चेंज हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन की बेहद बारीक से, चूंकि मैं खुद उस इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से बीएचयू से की है, तो मतलब इसमें बेहद अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छा मैगजीन के अलावा भी आपको वैल्यू एडिशन दूंगा और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और अन्य जो अन्य थिंकर्स हैं उनके
विचारों को भी यहाँ बताऊंगा, और हम लोग खूब अच्छे से इजराइल हमास वार को कल हम लोग सुबह पढ़ेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और हम लोग पूरे साल मैगजीन को आपको करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।